Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I welcome you all in our banking and financial awareness series. And the topic of the day is again the priority sector lending. This is our last part. We have already covered the basics in the part 1. Then we have covered the different sectors that are covered and the respective targets. Okay, what are basically the type of loans that will be considered as PSL. So we have already covered that in the part 2, and in the part 3 we will cover that what will happen if a bank fails to meet up the priority sector lending targets or how they can meet them up. तो दोनों ही पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यू नीड टू डाउनलोड आवर ऐप, दैट इज Adda 247 ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. You can check out the daily free material from our app in terms of current affairs, daily quizzes, magazines, power capsules and so much. And guys, अगर आप हमारा प्रीमियम मटेरियल दैट इज हमारा पेड मटेरियल चेकआउट करते हैं हमारे ऐप से तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. एंड गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप हमारे रेगुलेटरी बॉडी चैनल विच इज Adda 247 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल है, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. तो इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, प्लीज रेड कलर का उसको दबा दीजिए. उसी के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, प्लीज प्रेस दैट सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग आवर वीडियोस. गाइज, ये चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका कंटेंट, उसकी वीडियोस रिलेटेड टू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड आल्सो कंटेंट वीडियोस वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी. तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग पार्ट 3. पार्ट 3 में देखो, वी हैव टॉक्ड अबाउट द टारगेट्स के बारे में बात कर ली. बट व्हाट विल हैपन अगर टारगेट्स मिस हो जाते हैं, तो मिस होने के केस में क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट दैट. तो देखो, एक टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पे डिस्कशन की विच इज प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स. ठीक है, उसके बारे में बताने से पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. ठीक है, सपोज दोस्तों देयर आर टू बैंक्स, वन इज एसबीआई बैंक एंड अदर इज आईसीआईसीआई. दोनों हमारे काफी नोन बैंक्स हैं. आई होप मेनी ऑफ यू माइट हैव अकाउंट्स इन दिस. तो आपको अगर देखो, इफ यू चेक आउट, जो हमारा एसबीआई है मे बी उसकी रूरल पेनिट्रेशन ज्यादा है और आईसीआईसीआई की अर्बन पेनिट्रेशन ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो देयर इज अ टारगेट, सेपरेट टारगेट फॉर दी एग्रीकल्चर, जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस भी किया है, 18% टारगेट है. तो सपोज अगर हमारा एसबीआई जो टोटल सपोज 100 करोड़ के लोन एक्सटेंड कर सकता है, या फिर हम ये कहें कि 100 करोड़ की इसकी एएनबीसी है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 1 में. जिसको क्लैरिटी नहीं है वो वहां पे देख सकता है. सपोज दोनों की ये है. और अगर हम देखें एग्रीकल्चर का हमारा टारगेट कितना है प्रियोरिटी सेक्टर का, तो ये हमारा 18% है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 18 करोड़ विल बी द टारगेट फॉर बोथ दी बैंक्स. एसबीआई को भी 18 करोड़ करना है एंड आईसीआईसी को भी 18 करोड़ टारगेट मीटअप करना है. बट क्या होता है कि सपोज बिकॉज एसबीआई की कहीं ना कहीं रूरल पेनिट्रेशन आईसीआईसी से ज्यादा है, तो एसबीआई सपोज यहां पे 22 करोड़ अप्रोच कर लेता है. वहीं जो हमारा आईसीआईसीआई है वो फेल कर जाता है एंड दे ओनली केम अप टू 16, और वी कैन से इवन और कम ले लेते हैं, सपोज 14 करोड़. वो केवल इतना ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अचीव कर पाए हैं. यहां पे ये एक्स्ट्रा अचीव कर चुके हैं बिकॉज इनकी पेनिट्रेशन ज्यादा है, या वॉट एवर द रीजन, वो उनकी शायद मे बी मैन पावर ज्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू आईसीआईसीआई. ठीक है, तो वट एवर द रीजन, इन्होंने प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए, ये अचीव कर गए. दोनों को 18 करोड़ करना था, तो यहां पे +4 करोड़ सरप्लस है और यहां पे -4 करोड़ डेफिशिएंट है. ठीक है, तो क्या होगा अब एसबीआई क्या कर सकता है, एसबीआई इन लोन्स के बदले एक सर्टिफिकेट जारी कर सकता है. ठीक है, एक पेपर जारी कर सकता है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. देखो, ये जो पेपर है, ये पेपर इज ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पस. यहां पे ये जो लोन है एक्स्ट्रा 4 करोड़ वो ट्रांसफर नहीं होते. दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पस. रिमेंबर दिस इज अ की इंफॉर्मेशन, बाद में नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि मेरे पास एडिशनल 4 करोड़ के
पीएसएल के टारगेट्स हैं, तो उसके एक्सचेंज में ये क्या करता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स इशू कर देता है। अब आईसीआईसीआई क्या करेगा, देखो भाई मेरे पास डेफिशिएंसी है, मैं ये सर्टिफिकेट्स बाई कर लेता हूं। तो जब ये सर्टिफिकेट्स बाई कर लेगा तो अकाउंटिंग में ये 4 करोड़ एसबीआई के अकाउंट से हट जाएगा एंड यहां पे ये एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, इन रियलिटी लोन्स आर नॉट चेंजिंग। एसबीआई कोई भी डॉक्यूमेंट आईसीआईसी को नहीं दे रहा। जो भी सपोज यहां पे अगर डिफॉल्ट भी होता है तो एसबीआई के एंड पे ही होगा, बट जो पीएसएल का टारगेट था अकाउंटिंग पर्पस से ये सर्टिफिकेट इशू होने की वजह से, जब ये सर्टिफिकेट आईसीआईसीआई ने खरीद लिया तो यहां पे इसकी अकाउंटिंग में वो एड ऑन हो जाएगा। इन रियलिटी जो भी लोन्स थे वो एसबीआई के पास है, आईसीआईसीआई के पास है। कोई भी चेंज ऑफ हैंड्स नहीं है कि भैया हमने यहाँ लोन्स के पेपर यहाँ रखे और फिर वो आगे ट्रांसफर कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट है इनकी जो लाइफ होती है दैट इज 1 ईयर। 31 मार्च को ये 31 मार्च को लास्ट डेट होती है, 1 अप्रैल को ये एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को ये एक्सपायर हो जाते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर में। तो वापस से कंडीशन चेंज हो जाएगी। जो लोन थे वो एसबीआई के पास है। इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग पर्पस के लिए उन्होंने वो सर्टिफिकेट इशू किए। अब ये सर्टिफिकेट्स इशू कहां पे होते हैं, ये होते हैं आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो यहां पे इनकी ट्रेडिंग होती है। जो भी बैंक एक्सेस में है वो अपने एक्सेस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स का एक सर्टिफिकेट बना के यहां पे ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे बेच सकता है, और जो डेफिशिएंट वाले हैं वो वहां पे वो सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। अब जो इनके सर्टिफिकेट्स की प्राइसेस हैं वो डिपेंड करती हैं डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन पे। सपोज यहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे एसबीआई को फायदा होगा, ज्यादा है उसको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज नहीं है कि मतलब आप कुछ भी यहां पे मांग सकते हैं, बट हाँ देखो आरबीआई ने कोई फ्लोर प्राइस इनकी या कमीशन की कोई नहीं रखी है। ठीक है, तो सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए है, एक्चुअली लोन्स यहां पे ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो बेसिकली यहां पे आपको कमीशन ही मिलता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सप्लाई। ठीक है, और ये कहां पे होता है, आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन अचीव योर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार छोटा सा ब्रीफ में मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जस्ट इन केस आपको कोई डाउट रह गया हो। तो जो बैंक हमारा यहां पे हमारा एसबीआई था जिसके पास एक्सेस में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंप्लीट कर चुका है, लाइक यहां पे +4 करोड़ था, तो उसके 4 करोड़ के एक्सचेंज में उसने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स इशू किए। वो सर्टिफिकेट्स डेफिशिएंट बैंक बाई कर सकता है। तो अकाउंटिंग के तौर पे जब वो सर्टिफिकेट बाई कर लेगा 4 करोड़ के, तो उसकी अकाउंटिंग में वो लिखा जाएगा, वो एसबीआई के में नहीं लिखा जाएगा। जब ये सर्टिफिकेट यहां इशू हो गया तो एसबीआई का जो अकाउंटिंग में पीएसएल लिखा जाएगा दैट इज 18 करोड़। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट खरीदने के बाद इसके में अगेन 18 करोड़ लिखा जाएगा। बट इन रियलिटी देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ लोन्स का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ। सिर्फ ये सर्टिफिकेट खरीदने की वजह से, खरीदने का कुछ कमीशन चार्ज होता है, उसकी वजह से आईसीआईसीआई अपना टारगेट मीटअप कर गया। ठीक है, तो इन रियलिटी अगर हम देखें तो कोई चेंज ऑफ लोन्स नहीं हुआ, बस सर्टिफिकेट इशू करने का कमीशन की वजह से एसबीआई को थोड़ा एडिशनल प्रॉफिट हुआ है। बाकी जो अगर डिफॉल्ट होता है, जो भी पेमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, सब कुछ जो होगा वो एसबीआई के पास ही होगा, वो जो 4 करोड़ के लोन थे। ठीक है, आईसीआईसीआई का उसमें कोई रोल नहीं होगा कि ये नहीं होगा कि मुझे सर्टिफिकेट दे दिया तो अब मैं जाके उनसे वसूली करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, द टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स दैट आर बीइंग इशूड। ठीक है, ये ई कुबेर के अपने प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो 4 तरह के सर्टिफिकेट्स मार्केट में इशू किए जाते हैं। वन इज फॉर जनरल, ठीक है, पीएसएलसी एग्रीकल्चर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स फॉर एग्रीकल्चर, फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो देखो अगर आपका पर्टिकुलर कैटेगरी में है तो आप
वो सर्टिफिकेट सपोज एसबीआई ने एग्रीकल्चर में ज्यादा अचीव किया तो उसके अगेंस्ट वो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ओवरऑल ज्यादा कर लिया तो जर्नल इशू कर सकता है। एमएसएमई के रिगार्डिंग किया तो माइक्रो कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली वो ये चार तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं जो वो इशू कर सकता है। तो इवन अगर आपका सपोज एग्रीकल्चर का टारगेट मीटअप नहीं हुआ तो आप जनरल वाले सर्टिफिकेट्स भी यूज कर सकते हैं या फिर आप एग्रीकल्चर वाले यूज कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स। ठीक है, आपको मेनली टारगेट अचीव करना है तो वहां पे आप कोई भी कर सकते हैं। बट एक एक्सेप्शन यहां पे है, जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो हमारे जनरल वाले सर्टिफिकेट्स रेस्पेक्टिव कैटेगरी में नहीं यूज कर सकते। उनको अगर एग्रीकल्चर का टारगेट है तो दे कैन यूज ओनली पीएसएलसी एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर माइक्रो का है तो दे कैन यूज पीएसएलसी माइक्रो। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। अब आपके मन में आ रहा होगा सपोज सर एसबीआई भी ना मीट करे, एचडीएफसी भी ना मीट करे, आईसीआईसी, दोनों जो हमने केस देखे थे दोनों ही मीट नहीं कर पाए, तो डेफिशिएंसी तो वहां पे बन गई। अब क्या होगा? तो देखो दोस्तों, एक तरीका तो हमने समझ लिया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, वैलिडिटी जो होती है इनकी 1 ईयर होती है, 1 ईयर। ठीक है, 1 अप्रैल को ये रिडंडेंट हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, और ये बेसिकली अकाउंटिंग पर्पस के लिए होते हैं। अकाउंटिंग जो एंट्रीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं पीएसएल की एक सर्टिफिकेट बाई करने से। तो ये की इंफॉर्मेशन थी, बाकी लोन्स में एक्चुअली कोई चेंज ऑफ हैंड्स नहीं होता। ठीक है, नाउ कमिंग कि अगर हमारा कोई भी बैंक मीटअप ना कर पाए पीएसएल का टारगेट, ना एसबीआई ना आईसीआईसीआई, तो क्या होगा? तो देखो दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब उसके लिए रिगार्डिंग भी आरबीआई की हमारी डायरेक्शंस हैं कि अगर आप मीटअप नहीं कर पाते तो आपको जो डेफिशिएंसी है उतना अमाउंट आपको आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो नाबार्ड के द्वारा मैनेज किया जाता है, या फिर आरबीआई जिस भी फंड को अलोकेट करना चाहे टाइम टू टाइम कर सकता है उस फंड को। सो दैट फंड में भी अंडर नाबार्ड या सिडबी के अंडर जो भी मतलब वो फंड यूज करना चाहे वो टाइम टू टाइम एज पर द नोटिफिकेशन आरबीआई बता देगा। फॉर द टाइम बिंग यू कैन से आरआईडीएफ इज द अकाउंट वेयर यू नीड टू पुट द डेफिशिएंट फंड। सपोज आपकी डेफिशिएंसी 4 करोड़ थी, अगर आईसीआईसी का हम देखें तो 4 करोड़ थी, तो दे नीड टू पुट 4 करोड़ इन दिस बैंक। बाकी इसमें जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई। ठीक है, तो दिस इज व्हाट विल हैपन अगर आप पीएसएल का टारगेट मीटअप नहीं कर पाते। आप पीएसएल सी का यूज कर सकते थे, बट सपोज वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। मे बी कोई भी बैंक या इवन मतलब इतना पीएसएल सी के सर्टिफिकेट्स ही ना हो मार्केट में, वैसे जनरली रहते ही हैं, बट इवन अगर वहां पे डेफिशिएंसी रह जाती है तो आपको दिस इज द ऑप्शन, अगर इन केस आप पीएसएल सी टारगेट नहीं मीट कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। वी हैव डिस्कस्ड दिस एंटायर पीएसएलसी एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एज ए कंसेप्ट इन 3 पार्ट्स। तीनों पार्ट आप लोगों के लिए देखने के लिए जरूरी हैं। पहले पार्ट में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग्स एंड ओवरऑल टारगेट्स under different categories. ठीक है, in the second part we have covered the different type of sectors that are covered, like agriculture sector, then there is MSME sectors, and कौन से लोन्स, कितने अमाउंट तक के लोन्स होंगे दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज पीएसएल। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने पार्ट 2 में कवर की। देन पार्ट 3 में व्हाट वी हैव डन, वी हैव कवर्ड व्हाट विल हैपन इफ अ बैंक फेल्स टू मीट द पीएसएलसी। तो पहला ऑप्शन उनके पास, सॉरी पीएसएल, देखो पहला ऑप्शन उनके पास होता है पीएसएलसी का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, जहां एक बैंक दैट हैज मतलब उसने जरूरत से ज्यादा टारगेट को अचीव कर लिया है तो वो कुछ सर्टिफिकेट्स इशू कर सकता है। एंड दूसरा बैंक जो डेफिशिएंसी में है वो उन सर्टिफिकेट्स को बाय करके अपनी अकाउंट बुक में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, इन रियलिटी लोन्स आर नॉट चेंजिंग एनी हैंड। ठीक है, आईसीआईसीआई के लोन उसके पास है, एसबीआई के लोन उसके पास है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। बट स्टिल अगर मार्केट में उतने पीएलसी नहीं है एंड पीएसएलसी वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं वो स्टिल मिस हो जाते हैं बैंक्स के द्वारा, तो देन व्हाट दे नीड टू डू, दे नीड टू पुट द फंड्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई। जैसे उन्होंने आरआईडीएफ के लिए बताया हुआ है, अगर सपोज इन फ्यूचर वो दूसरा फंड्स विच आर बीइंग मैनेज बाय रेस्पेक्टिव एंटिटीज लाइक एक्सिम, एनएचबी, किसी भी एंटिटी के द्वारा किसी पर्टिकुलर फंड में वो ट्रांसफर कराना चाहे तो आरबीआई करा सकता है। ठीक है,
तो दिस इज अबाउट एंड इन एंटायरिटी द प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आई होप पूरी सीरीज में दोस्तों आप लोगों को मजा आया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, कि अगर आप एक बार सिंसियरली रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बीट आरबीआई, बीट सेबी, बीट नाबार्ड, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज। यहाँ पे आपको शायद आरबीआई के 2 बैचेस दिख रहे हो दोस्तों, लेकिन ये बैच अब फुल हो चुका है। इसकी यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट, यहाँ पे अब कोई एंट्री नहीं हो रही। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनरोल इन आवर सेकंड फाउंडेशन बैच। इसकी क्लासेस मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो प्लीज डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज इट वाइजली। बहुत इंपॉर्टेंट है आप टाइमली स्टार्ट करें रेगुलेटरी बॉडीज के, क्योंकि यहाँ पे यू नीड अ प्रॉपर टाइम जिसमें आप पूरी कवरेज होलिस्टिकली कवर कर सकते हैं। देन सेबी के रिगार्डिंग में दोस्तों हमारा बैच आ चुका है, वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी क्लासेस भी मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इज रियली प्रीशियस इन दीज टाइप ऑफ एग्जाम्स। नाबार्ड की ऑफरिंग्स फेज 2 के रिगार्डिंग यू कैन ऑलवेज चेकआउट ऑन आवर वेबसाइट। ऑलरेडी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, अगर आप अभी भी एनरोल करना चाहें फॉर फेज 2 यू कैन एनरोल, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक से ज्यादा आप रेगुलेटरी बॉडी के लिए एक साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वी हैव ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ बैंक महापैक प्लस। तो देखो वहां पे आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट फाउंडेशन बैच, ठीक है, वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा, बट वो यहाँ पे अगर आप ये पैक लेते हैं तो यहाँ पे वो आपको मिलेगा। सेकंड फाउंडेशन बैच भी यहाँ पे मिलेगा, एंड सपोज इन फ्यूचर हम थर्ड फाउंडेशन बैच लेके आते हैं और आपका तब का सब्सक्रिप्शन है, तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड ऑन हो जाएगा। सिमिलरली दिस इज नॉट ओनली फॉर आरबीआई, फॉर ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, तीनों के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इसी के साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट कवरेज ऑफ बैंक एग्जाम्स लाइक आईबीपीएस, एसबीआई एंड आरआरबीज, ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं लाइक आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, कोई रेगुलेटरी बॉडी के लिए नहीं, तो देन वी हैव बैंक महापैक। एंड अगर आप बैंक्स, एसएससी एंड रेलवे की एक साथ करना चाहते हैं, देखिए इन दो में देयर इज नो कवरेज ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, तो कोई कवरेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन चूज इफ यू वांट टू बी अ बैंकिंग, इफ यू वांट टू बी एन एम्प्लॉय इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे एक प्राइस का कंसर्न आता होगा बहुत सारे बच्चों के मन में कि सर 30,000 प्राइस है, बेटर नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल कोर्स ही ले। तो देखो ये भी एक आपका ऑप्शन हो सकता है डाउट का, बट इसको रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y581। तो अगर आप किसी भी वीडियो कोर्स के या फिर किसी भी महापैक के बाय लिंक पे जाएंगे तो इंटरफेस विल अपीयर लाइक दिस, एंड अगर आप वहां पे हमारा कोड अप्लाई करते हैं Y581, कोड याद रखिए Y581, इसको लगाते ही द प्राइसेस विल फॉल। देखिए ये 7,000 हो गई है 30,000 से। एंड अगर आप हमारे ऐप से, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बताया था, वहां से बाई करते हैं तो यू विल गेट 1% एडिशनल डिस्काउंट, यानी कि ये प्राइस विल फॉल फर्दर। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक बार मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। एंड गाइज अगर आप कोई भी हमारी टेस्ट सीरीज या ई बुक बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यू नीड टू यूज द कोड Y581S। सेम कोड में लास्ट में अपने को S लगाना है एंड यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सीरीज में मजा आ रहा हो। आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको डाउट लगता है, तो प्लीज मेंशन दैट टू अस एंड वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट कंसेप्ट और दैट प्रॉब्लम इन ए वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट मिस टू कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगती है तो प्लीज डू कमेंट, दैट विल एनकरेजेस कि हाँ यार बच्चों को जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू हैव लाइक द वीडियो तो प्लीज डू गिव अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग ऑफ।